हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के कंप्लीट क्वेश्चंस जो बच्चे के द्वारा भेजे गए हैं उनके कंप्लीट सॉल्यूशंस को, और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम के लेवल को और आपके जो भी एग्जामिनेशन के बच्चों के द्वारा रिव्यूज़ था उनके बारे में। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर्स की ओर। वीडियो में थोड़ा सा जरूर लेट हुआ होगा क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं मिल पा रहे थे, फिर भी जितना भी मिल सका उतने क्वेश्चंस को हमने आपको यहाँ पे देने का प्रयास किया है। हम आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ आप लोग को जो भी आप एग्जाम देने जाएँ तो जितने भी क्वेश्चंस आपको याद रहे वो बिल्कुल आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता दें एट ए टाइम एग्जाम से बाहर निकलने के बाद, ताकि बाद में फिर आपका धीरे धीरे क्वेश्चंस को आप भूल जाइएगा। ठीक है, सो आप उसी समय बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपको बता दें कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। वहाँ पे आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स, सभी वीडियोस के पीडीएफ के लिंक और साथ ही साथ आपके जो वीडियोस के लिंक है उसके भी नोटिफिकेशन वहाँ पे दिए जाते हैं। आपको अगर जो भी क्वेश्चंस याद रहता है तो प्लीज़ आप वहाँ पे हमें सारे क्वेश्चंस को टेलीग्राम चैनल पे भी लिख के भेज सकते हैं, ताकि हम आने वाले बच्चों को उससे उनको हेल्प मिले, सो हम उनको बता सके। ठीक है, सो आप प्लीज़ इतना कीजिएगा कि आपको जो क्वेश्चंस याद रहेगा वो जरूर भेजिएगा। हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जीडी के मैथ्स और फिजिक्स के अगर आपको क्वेश्चंस याद है तो प्लीज़ जीडी के मैथ्स और फिजिक्स के क्वेश्चन भेजिए, ताकि बच्चों को इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लग सके। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, हम मानते हैं इस बात का, लेकिन आपको जितना भी याद हो सके, जितना भी तरीका आपको जो भी उसमें से लगता है कुछ पॉइंट आप याद रखिएगा, उतना भी अगर आप हमें बता दीजिएगा तो हम कोशिश करेंगे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट और भी दे दिया जा सके। ठीक है, सो आप प्लीज़ इतना जरूर कीजिएगा। जैसे एग्जाम से बाहर आइए, क्वेश्चंस याद रहे तो बिल्कुल लिखकर हमें बताइएगा। तो आइए बढ़ते हैं, पहले हम यहाँ पे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके फर्स्ट शिफ्ट में आए हैं। देन फिर हम इसके क्वेश्चंस के देखने के बाद हम आपको रिव्यू के बारे में बताएंगे और आपको एग्जाम के लेवल के बारे में बताएंगे। तो चलिए, हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन एक बच्चे के द्वारा भेजा गया था। ये मैथ्स का क्वेश्चन था कि कह रहा था कि सर दिया गया था कि इफ़ ए इज इक्वल टू 30 डिग्री तो 2 sin a इंटू में कॉस ए। ठीक है, इसका वैल्यू हमसे पूछा जा रहा था। तो ये किसका फॉर्मूला है? आप कभी भी क्या कीजिए कि साइन ए के जगह पे क्या लीजिए sin 30 और कॉस ए के जगह पे cos 30 लिख के ऐसे सॉल्व कर भी सकते हैं, और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसको sin 2 थीटा भी लिख सकते हैं, यानी sin 2 टाइम्स ऑफ ए भी लिख सकते हैं। तो sin 2 टाइम्स ऑफ ए यानी sin 2 इंटू 30 डिग्री, तो sin 2 इंटू 30 डिग्री कितना हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा sin 60 डिग्री। ठीक है, और sin 60 का वैल्यू कितना होता है? तो sin 60 का वैल्यू आपका होता है √3/2। क्या होता है? √3/2। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, इसका वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है sin 60 का वैल्यू? तो sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है। सिंपल सा है, तो आप इसको डायरेक्टली एक लाइन में भी इसको बना सकते थे। आप दोनों में पुट करके भी वैल्यू को बनाते तो सेम ही आंसर आता, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन था कि पूछा जा रहा था कि वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट, जी का जो वैल्यू होता है वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है। ठीक है, तो जी का मैक्सिमम जो वैल्यू होता है वो कहाँ पे होता है? तो जी का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो आपके कहाँ पे? पोल पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होता है? आपका पोल पे होता है, और आपका मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होता है? आपका इक्वेटर पे। ठीक है, क्या बताइए, आपको हमने ये क्वेश्चन या फिर ये क्वेश्चन हमने नहीं करवाया थे क्या? तो आपको हमने दोनों टाइप के क्वेश्चन हमने आपको करवाया था। अगर जिन्होंने हमारे वीडियो लेक्चर्स को देखा होगा तो डेफिनेट तौर पर उनको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन भी हमने करवाए हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमने करवाए हैं। इसके हमने क्वेश्चन आपको रटने के लिए नहीं, हमने आपको कंसेप्ट ही दिया था। हमने कहा था कि जो जी डैश का वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस स्क्वायर लेमडा। ठीक है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस स्क्वायर लेमडा, जहाँ पे लेमडा क्या होता है आपका? लैटिट्यूड होता है। ठीक है, लैटिट्यूड होता है। आपको बता दें कि जो ये जो लेमडा का वैल्यू होता है पोल पे वो क्या होता है आपका? 90 डिग्री होता है, और आपका लेमडा का वैल्यू इक्वेटर पे कितना होता है? 0 डिग्री होता है। यदि आप लेमडा का वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री पुट करेंगे नीचे वाले इक्वेशन में, यानी जी डैश में, तो यहाँ पे आप पाइएगा कि जब जैसे ही आप 90 डिग्री पुट कीजिएगा यहाँ पे, तो cos 90 जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा क्वांटिटी जीरो हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? जी डैश आपका बराबर हो जाएगा किसके? जी के। ये क्या हो जाएगा आपका? मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, यदि आपने 0 डिग्री यहाँ पे पुट किया तो cos 0 क्या होता है? 1 होता है, और जैसे ही 1 डालिएगा तो ये आपका हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। यानी देख सकते हैं कि जी में से कुछ क्वांटिटी घट रहा है, तो यानी कहने का मतलब है कि जी का वैल्यू कम हो रहा है। तो कहाँ पे कम हो रहा है? जब हम 0 डिग्री डाल रहे हैं तब कम हो रहा है। तो 0 डिग्री कहाँ पे होता है? तो इक्वेटर पे होता है। तो यहाँ से क्या पता चलता है हमें कि इक्वेटर पे जो जी का वैल्यू होता है वो क्या होता है? मिनिमम होता है। ठीक है, तो आप ये कंसेप्ट होता है इसके रिगार्डिंग, आप इस कंसेप्ट को समझ के आप इसको मेमोराइज करके रख सकते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला होता है जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा। यहाँ से आप 0 डिग्री या 90 डिग्री पुट कीजिए, वहाँ से खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे मैक्सिमम और कहाँ पे मिनिमम होते हैं जी के वैल्यू। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, तो कितने परसेंट ऑफ नाइट्रोजन जो होते हैं वो आपके एयर में प्रेजेंट होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि 78% ऑफ नाइट्रोजन जो होते हैं आपके ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? एयर में। एट 21% क्या होते हैं? 78% नाइट्रोजन और 21% आपके ऑक्सीजन जो होते हैं ये क्या होते हैं? आपके एयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे कि लेटेस्ट नंबर ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया।
एक क्वेश्चन था, बच्चों का द्वारा कहना था कि सर एक क्वेश्चन था कि लेटेस्ट नंबर ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया के बारे में था। यानी ये क्वेश्चन प्रॉपर तो नहीं है, लेकिन हम आपको बता सकते हैं कि जो लेटेस्ट ट्राइब इन इंडिया होते हैं वो अभी के समय कितना 645 डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग ट्राइब्स हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, क्या है 645 अलग अलग ट्राइब्स कहाँ पे इंडिया में अभी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन किस प्रकार से है वो आप वहाँ पे खुद समझ लीजिएगा, लेकिन ये भी आप इसके आंसर समझ सकते हैं कि एक 645 डिस्टिंक्ट ट्राइब्स जो कि हैं आपके इंडिया में हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप एक क्वेश्चन था कि आनंदा मैथ किसने लिखा था। ठीक है, आनंदा मैथ किसने लिखा था, तो आनंदा मैथ जो था ये आपके बंगाली नॉवेल है। क्या है ये आनंदा मैथ आपका क्या है, एक बंगाली नॉवेल है। ठीक है, बंगाली BNGALI। ठीक है, बंगाली नॉवेल है। ये किनके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी, या फिर आप बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी के नाम से जान सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आनंदा मैथ या क्या है बंगाली नॉवेल रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो BANKIM। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए ठीक से लिख देते हैं, CHATTERJEE। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, और ये कब पब्लिश हुआ था, तो ये आपका पब्लिश हुआ था 1882 में। कितना 1882 में क्या किया था, इसको पब्लिश किया गया था। आनंदा मैथ क्या है आपका एक बंगाली नॉवेल है जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, और इसका पब्लिश कब किया गया था, तो पब्लिश किया गया था आपका 1882 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर लिखा गया कि CLF का फुल फॉर्म क्या होता है। ये हालांकि CLF का फुल फॉर्म क्या एक्चुअल में है इसको तो हम नहीं बता सकते, लेकिन सिंपल हम बता सकते हैं कि वहाँ अगर जो आपके ऑप्शन थे उसके ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे अगर देख के बताएं तो CLF का जो फुल फॉर्म होता है, एक होता है आपका क्लियर फ्लैग। क्या होता है, क्लियर फ्लैग्स। ठीक है, और दूसरा जो होता है, अगर आप बात करें हम इलेक्ट्रिकल में, कहाँ पे इलेक्ट्रिकल में बात करें, अगर इलेक्ट्रिकल के को ध्यान में रख के बात करें, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल को देख के ध्यान में रख के बात करें, तो CLF का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, करंट लिमिटिंग फ्यूज होता है। क्या होता है, करंट लिमिटिंग फ्यूज। ठीक है, करंट, ये किस सेंस से CLF का जो फुल फॉर्म में पूछा गया था ये आपको ऑप्शन देख के पता चलता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं करंट लिमिटिंग फ्यूज। ठीक है, करंट लिमिटिंग फ्यूज। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन था कि ओबेस का क्या है, ओबेस का सिनोनिम्स क्या होगा। क्या होगा, ओबेस का सिनोनिम्स क्या होगा, आपसे यह क्वेश्चन में दिया गया था। तो ओबेस का सिनोनिम्स क्या होता है, तो ओबेस का सिनोनिम्स होता है आपका कह सकते हैं कि पोर्नोग्राफिक, यानी आप अभद्र भी कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं आपको इसको अभद्र भी कह सकते हैं, निर्लज भी कह सकते हैं। ठीक है, अशुभ भी कह सकते हैं, अश्लील भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा आप इसको कह सकते हैं आप पोर्नोग्राफिक, और आप कह सकते हैं इम्प्रॉपर, आप इसको कह सकते हैं आप प्रोफेन। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, आप इसके सिनोनिम्स होते हैं, PROFANE। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था कि जील का एंटोनिम्स पूछा जा रहा था। ठीक है, जील का, तो जील का एंटोनिम्स क्या होता है, तो जील का एंटोनिम्स होता है एपैथी। क्या होता है, एपैथी, APATHY। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें कि जील का मीनिंग क्या होता है, तो जील का मीनिंग क्या होता है, उत्साह। ये हमने आपको बताया हुआ है पहले भी। ठीक है, जब हम आपके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के प्रीवियस जो लेक्चर्स हमने आपको दिए थे प्रीवियस बैचेस के, उसमें हमने आपको बताया था जील के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स दोनों। तो जील का एंटोनिम्स सिनोनिम्स क्या होता है, जील का एंटोनिम्स होता है एपैथी, और जील का मतलब जो होता है वो क्या होता है आपका उत्साह होता है। ठीक है, क्या होता है, उत्साह होता है। इसका एंटोनिम्स हमने एक एपैथी बताया, और दूसरा क्या होगा, ठीक है, दूसरा आप क्या लिख सकते हैं इसको, इनडिफरेंस भी लिख सकते हैं, इनडिफरेंस, और इंडोलेंस भी लिख सकते हैं, इंडोलेंस, INDOLENCE। ठीक है, या फिर आप इसको लेजीनेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये क्या हो गया आपके इसके एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एक था कि एम्फीबियंस का वन वर्ड आपका, ये क्वेश्चन प्रॉपर नहीं है, इसका आंसर आपको यहाँ पे नहीं दे पाएंगे। तो एम्फीबियंस से रिलेटेड क्या था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्वेश्चन था कि क्या था, आगे कुछ एग्जैक्ट बातें नहीं बताई गई है, सो इसका हम आंसर आपको यहाँ पे नहीं दे पाएंगे। ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था कि फ्यूज वायर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ठीक है, फ्यूज वायर से, तो फ्यूज वायर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकता है, हमने आपको साइंस में सारे फ्यूज वायर से रिलेटेड क्वेश्चन को हमने करवाया था कि फ्यूज वायर का रेसिस्टेंस कैसा होना चाहिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, रेसिस्टेंस उसका हाई होना चाहिए या फिर लो होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए फिर लो होना चाहिए, क्या कैसा होना चाहिए, उनके बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, अगर आपने वीडियोस लेक्चर्स को देखा होगा तो शायद आपको ये फ्यूज वायर वाले क्वेश्चन आपसे जरूर बन गए होंगे। यहाँ पे भी हम आपको इसे बता देते हैं कि फ्यूज वायर अगर हम जब भी लेते हैं तो उस फ्यूज वायर के जो रेसिस्टेंस होते हैं वो क्या होते हैं, हाई रेसिस्टेंस होते हैं। ठीक है,
फ्यूज वायर के क्या होते हैं, हाई रेसिस्टेंस होते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है आपका, लो होता है, यानी आप लो मेल्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। यानी फ्यूज वायर का क्या होते हैं, हाई रेसिस्टेंस होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। देखिए, अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा तो फ्यूज वायर जल्दी गलेगा नहीं, और जल्दी नहीं गलेगा तो जब ज़्यादा करंट आएगा हम लोग के अप्लायंसेस में तो क्या करेगा, फ्यूज वायर तो जलेगा नहीं, तो सप्लाई कट नहीं पाएगा, इस कारण से हमारा सारा अप्लायंस धनका देगा। ठीक है, तो इस धनकाने से बचाने के लिए क्या होता है, फ्यूज वायर का जो वायर लिया जाता है वो क्या होता है, बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट वाला वायर लिया जाता है, ताकि क्या हो, जैसे ही ज़्यादा वोल्टेज आए क्या करे, वो उस वायर को जला दे और इलेक्ट्रिक सप्लाई को कट कर दे। ठीक है, क्या कहता है, वो सप्लाई को कट कर दे, नहीं तो नहीं सप्लाई को कटेगा तो सारा अप्लायंस, बॉल, पंखा सब धनका देगा, सब गड़बड़ा देगा। ठीक है, सब जला देगा। सो क्या होगा, उससे आपको बहुत ही नुकसान होगा। ठीक है, तो ये क्या थे, हमारे पास 10 ही क्वेश्चन आ पाए थे। सो हम आपको यहाँ पे 10 ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन दे पाए। आप बच्चों के द्वारा जितने ज़्यादा क्वेश्चन आ पाते हैं हम उतने ज़्यादा सॉल्यूशंस को दे पाते हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आए ताकि हम आपको सारे क्वेश्चन के प्रॉपर तरीके से हम आपको सॉल्यूशंस दे पाएँ, जिसे देखकर आपको भी और से ज़्यादा फायदा हो। जितना हमने क्वेश्चन दिया है शायद अभी तक आपको जो भी चैनल के आपने रिव्यू देखे होंगे शायद इतना भी आपको नहीं बताया गया हो प्रॉपर अच्छे से। हमारे वीडियोस भले ही आपको लेट से मिलेंगे, लेकिन हम जब भी बताएंगे तो आपको जेन्युइन तरीके से और एकदम कंप्लीट सॉल्यूशंस देकर ही बताएंगे। ठीक है, सो इसके PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं लिंक, वहाँ से डाउनलोड करके। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से इसकी PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। पिछले कल के तीनों शिफ्ट के हमने जो भी सॉल्यूशंस हमारे पास क्वेश्चन आए हैं उसके सॉल्यूशन के साथ हमने PDF डाल दिए हैं और इसके भी PDF वहाँ पे अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। आपके यहाँ पे अब कुछ बच्चों का रिव्यू है। एक बच्चों ने कहा था और बहुत सारे बच्चों ने हमें बताया था, लेकिन हम ज़्यादा रिव्यू आपको नहीं दे पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंपल एक बच्चे के द्वारा ही बताते हैं क्योंकि सारे बच्चों का एक ही जैसा कहना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि एक बच्चे का कहना था कि सर GD में जो सेक्शन 2 का था वो क्या था, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन था उनका। कब का, सेक्शन 2 का जो क्वेश्चन था बहुत ही लेंदी था, ऐसा इनका कहना था। ठीक है, और GD का क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा आता ही है। हमने आपको पहले भी कह के रखा था कि GD का लेवल जो होता है वो बढ़िया आता है। हम जिस लेवल से पढ़ा रहे हैं उस लेवल को आप बिल्कुल पढ़ाई कीजिए, उस लेवल से। आप हमें ये मत बोलिए कि सर बहुत भारी पढ़ा दे रहे हैं, सर बहुत हार्ड पढ़ा दे रहे हैं। हम जब पढ़ा रहे थे तो कुछ बच्चों का कहना था कि सर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड बता रहे हैं, इतना हार्ड नहीं आता है। तो देखिए बाबू, हमने आपको पहले भी कहा था कि आपको क्वेश्चन हार्ड आएगा और क्वेश्चन हार्ड आता है। हम आपको यहाँ पे डरा नहीं रहे, हम आपको रियलिटी से रूबरू करवा रहे हैं कि सच्चाई यही है और सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आ सकते हैं। हमने आपको कहा ना कि आप अगर रियलिटी में अगर हमारे पढ़ाए गए जितने चैप्टर्स हमने आपको बताए उससे पढ़े होंगे तो डेफिनेट तौर से उस चैप्टर से कम आपके क्वेश्चंस नहीं छूटे होंगे। ठीक है, और आपके हमने कहा कि जितने हमने प्रैक्टिस सेट्स में क्वेश्चन दे रहे थे, जो भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए थे वो सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि GD के रिगार्डिंग जो मैथ्स फिजिक्स होते हैं उसमें आप ट्रिक नहीं लगा सकते। कोई आपका वहाँ पे ऐसा आसान ट्रिक नहीं होता है। जब तक आपको कंसेप्ट अच्छा नहीं रहेगा तब तक आप उसको नहीं बना पाइएगा। ठीक है, सो हमने कहा हमेशा कि आप GD के रिगार्डिंग कंसेप्ट के पीछे जरूर भागिए। हालांकि आप हर एक चीज़ के रिगार्डिंग कंसेप्ट के पीछे भागिए, लेकिन आपने कुछ लोगों ने हमारे बातें को नहीं सुनी, सो आज वो भी पछताते हैं। ठीक है, सो हम आपको बता दें कि जितना आपने पढ़ाई किया अब तो कुछ नहीं किया सकता, लेकिन आपने जितना पढ़ाई किया है बस आप इतना ही सोच के जाइए कि हमने जो भी पढ़ाई किया उसको वहाँ पे उससे अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको हम फाड़ देंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन को हम पूरा बना देंगे। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव वे में लेना है। कोई बात नहीं, GD का हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं क्वेश्चन आ रहा है कि आप बना नहीं सकते, आप बिल्कुल बना सकते हैं। आप अपने मन को ऐसा बनाइए कि हम उस क्वेश्चन को जरूर बना लेंगे। आप कभी नहीं सोचिएगा कि क्वेश्चन बहुत हार्ड है। देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका अगर खुद से सोच सकते हैं कि अगर 50 क्वेश्चन है हमारे पास और 30 मिनट का समय ही है तो कितना ज़्यादा हार्ड देगा क्वेश्चन। अगर ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड दे देगा तो समय के साथ अगर मैचिंग नहीं करेगा, यानी समय के साथ उसको ज़्यादा बनाने में समय लग जाएगा, तो फिर ऐसा देने का मतलब ही क्या होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड है आपसे नहीं बनेगा, आपसे बिल्कुल बनेगा। आप उसको ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि 30 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन दिए गए हैं तो क्वेश्चन का लेवल उसी के अनुसार होगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा, बस दूसरा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा टफ आपका नहीं आ रहा है, सो आप इस बात को मन से निकाल दीजिए। ठीक है, चलिए, लेंदी पेपर है क्योंकि कंसेप्ट आपको अगर अच्छे से नहीं पता रहेगा तो आपको बिल्कुल लेंदी लगेगा। ठीक है, कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर कंसेप्ट है, एकदम कट टू कट कंसेप्ट है, तो आपको एकदम दिखिएगा कितने कम समय में आप उसको बना पाइएगा। ठीक है, चलिए, ये हो गई बातें कुछ। अब हम बात करेंगे कि DB एग्जाम के रिगार्डिंग। तो इंग्लिश का क्वेश्चन और रीजनिंग का क्वेश्चन और मैथ्स का क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चन बच्चों को कहना था कि सर ईजी क्वेश्चन था, और हमने आपको पहले ही करके रखा है कि आपके जो एयरफोर्स वाई ग्रुप होते हैं, ठीक है, एयरफोर्स जो वाई ग्रुप होते हैं उसके रिगार्डिंग जो मैथमेटिक्स के आते हैं क्वेश्चन, उससे भी आपके GD में उससे भी लो क्वेश्चन जो होते हैं आपके DB में आते हैं। ठीक है, और हमने आपको कहा भी था कि आप अगर स्कोर को अगर गेन कर पाइएगा कहीं से तो DB के रिगार्डिंग आप स्कोर को गेन कीजिएगा, क्योंकि DB से अगर स्कोर आप गेन कर लेते हैं तो क्या होगा, आपका जो सिलेक्शन का चांसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये स्कोरिंग हो जाते हैं DB GD वाले बच्चों के लिए। ठीक है, GD वाले बच्चों के लिए DB स्कोरिंग हो जाते हैं, और फिर आपका DB यानी कहने का मतलब कि सेक्शन 1 का पेपर स्कोरिंग हो जाता है, देन फिर सेक्शन 2 में आपको पासिंग मार्क्स तो लाना है, और आप पासिंग मार्क्स से जितना ज़्यादा ला दीजिए, 20 से 30 के बीच में आप लाइए। ठीक है, 20 तो नहीं लाइए आप, कम से कम आप 25 से 30 के बीच में लाइए। ठीक है, ताकि क्या रहे आपका सेफ स्कोर रहे आप। ठीक है,
तो 25 से 30 के बीच में अगर आपका आ जाता है और यहाँ पे आपका कितना, यहाँ पे आपका अगर 40 to 45 भी अगर आपका आ जाता है, ठीक है, तो आप जोड़ लीजिए आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 40 और 50 60 65 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 75 यहाँ पे हो जाएगा, यानी 65 से 75 के बीच में आएगा तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। इस बात का हमेशा याद रखिए। जीके से इस बार भी बच्चों का कहना था कि सर करंट अफेयर 26 जो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थे उसमें नहीं आते और जीके क्वेश्चन जो भी आए थे वो क्या थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे, ईजी क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए रिव्यू बात करेंगे हम जीडी के रिगार्डिंग, तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के। तो बच्चों का कहना था सर फिजिक्स में क्या था, क्वेश्चन क्या था, ठीक था, मॉडरेट और कर सकते हैं। कुछ बच्चों का कहना था सर हार्ड क्वेश्चन था, उनके लिए हार्ड लग रहा था, लेकिन हालांकि हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है। आप कंसेप्ट अगर अच्छा नहीं रहेगा तो आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, ठीक है। और मैथ्स का क्वेश्चन कैसा था, मॉडरेट क्वेश्चन था, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, मैथ का क्वेश्चन मॉडरेट था। लेकिन कुछ बच्चों का कहना था कि सर लेंदी पेपर था ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल लेंदी पेपर था, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि लेंदी पेपर इसलिए था क्योंकि आपका कंसेप्ट अच्छा से नहीं था, ठीक है। आप अगर अच्छे से कंसेप्ट बना के जाते तो बिल्कुल आप वहाँ पे अच्छे स्कोर कर पाते, ठीक है। तो और एक बात हमेशा दिमाग में बिठा के रखिए कि क्वेश्चंस का पेपर ऐसा कभी नहीं दिया जाएगा कि आप उसको बना ना सके, ठीक है। ये आपके बनाने के लिए दिया जाता है और 30 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन दिया जाए तो आप सोच सकते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल कितना दे सकता है, ठीक है। ऐसा तो दे नहीं देगा कि आप एक क्वेश्चन में ही 10 मिनट लगा दे रहा है, बड़ा बड़ा एकदम पूरा एकदम बहुत सारे कंसेप्ट को लगाकर एक क्वेश्चन दे रहा है, तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा समय लगता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं पूछेगा। तो ये क्या थे आपके सभी एग्जाम्सन के रिगार्डिंग रिव्यूज़ थे। तो आप जो भी बच्चे का एग्जाम्सन फर्दर आने वाले हैं वो अपने मेहनत को अभी जितने भी समय बचे हैं उसमें आप पढ़ाई कीजिए और एग्जाम से कुछ समय पहले आप कह सकते हैं 10 से 12 घंटा पहले आप रिलैक्स जरूर कीजिए, ताकि क्या हो आपके सर पे बर्डन ना फील हो। यानी अगर आप उससे 10 से 12 घंटा पहले पढ़ाई करते हैं तो आपको बहुत बर्डन फील होगा और ये आपको स्ट्रेस एग्जामिनेशन में भी दिखेगा। सो आपको ऐसा नहीं करना है, रिलैक्स महसूस करना है, अच्छा सा नींद लेना है, देन फिर एग्जाम देने के लिए समय से पहले सेंटर पर पहुँच जाना है, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट बचे हुए एग्जामिनेशन के रिव्यू के साथ साथ। तब तक के लिए बाय बाय।